We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. न्यूज नेशन के वॉर स्टूडियो से स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश गुस्से में है। आतंकवादियों और उनके पाकिस्तानी आकाओं को उनके गुनाह की सबसे बड़ी सजा देने का समय आ चुका है। देश के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए सेना तैयार है। किसी भी समय, किसी भी दिन और किसी भी जगह भारतीय वायुसेना के शूरवीर पराक्रम की मिसाल पेश कर सकते हैं। इसके लिए जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर पूरी तैयारी है। आखिर पाकिस्तान पर कैसे होगी फाइनल स्ट्राइक? न्यूज नेशन के वॉर स्टूडियो में हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए वो वीर सैनिक हैं जिन्होंने अनेक युद्ध देखे हैं। जी हां, जिनके पास मैदान जंग में कई दशकों का अनुभव है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पूर्व अफसरों का पूरा पैनल इस वक्त न्यूज नेशन के साथ है, जो हमें यह बताएंगे, यानी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पर किस तरह का प्रहार किया जा सकता है। कौन कौन है, पहले आपका परिचय मैं करवा दूं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजीव सेगर है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सर, बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ हमारे साथ है, वार्म वेलकम सर। और हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड पीके घोष इस वक्त स्टूडियो में है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप तीनों के पास में आऊंगी क्योंकि आज न्यूज नेशन अपने इस वॉर स्टूडियो से आपको यह समझाएगा कि पाकिस्तान को चारों ओर से घेर कर कैसे भारत ने अपनी रणनीति बनाई है। लेकिन आपको पहले कुछ अपडेट्स हम दे देते हैं। तो आपको यह जान लेना चाहिए कि इस वक्त घबराए पाकिस्तान की नई साजिश क्या हो सकती है, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो हिमाकत कर रहा है उसका पूरा जवाब दिया जा रहा है। साजिश के तहत एलओसी पर सीज फायर तोड़ रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने सबसे पहले यही किया था क्योंकि वो एक मैसेज देना चाह रहा था, लेकिन भारत उसका पूरा जवाब दे रहा है। पाकिस्तान की ओर से पोस्ट टू पोस्ट फायरिंग हो रही है। ये पोस्ट टू पोस्ट फायरिंग क्या होती है, ये हमारे एक्सपर्ट आज आपको बताएंगे। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, क्योंकि एक भी सीज फायर ऐसा नहीं जिस पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को यह ना बता दिया हो कि ऐसी गीदड़ भपकी से हम डरने वाले नहीं है इस बार। और आतंकियों की घुसपैठ के मकसद से फायरिंग की जा रही है। कुपवाड़ा में पाकिस्तान की ओर से बार बार फायरिंग की गई है। कुपवाड़ा वो एरिया जहां पर पाकिस्तान की तरफ से बार बार फायरिंग की जा रही है। लश्कर के लॉन्चिंग पैड लीपा वैली, याद रखिएगा, लीपा वैली से घुसपैठ की साजिश का जो खुलासा हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लीपा वैली में किस तरह से आतंकी मूवमेंट और बढ़ता जा रहा है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं, पहले उनका हम रुख करेंगे। संजीव सर, शुरुआत आपसे करते हुए, ये जो पाकिस्तान की अब तक की हमने हिमाकत बताई, डे 1 से सीज फायर उल्लंघन कर रहा है लीपा वैली, और ये पोस्ट टू पोस्ट फायरिंग, मैं चाहती हूँ आप ये बताएं, ये पोस्ट टू पोस्ट फायर क्या है? जी, जब हम एलओसी के ऊपर डिप्लॉयड होते हैं तो जब पोस्ट हमारी आमने सामने होती है एक दूसरे के साथ, उनका डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है। कुछ पोस्ट हमारी 100-200 गज पे होती हैं, कुछ 700-800 गज पे होती हैं। तो जो पोस्ट टू पोस्ट फायरिंग है उसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि दुश्मन की पोस्ट को नेस्तनाबूद किया जाए, ताकि उनकी फायरिंग की आड़ में किसी तरह का आतंकी इन्फिल्ट्रेशन वगैरह ना हो पाए। क्योंकि जो सामने वाली पोस्ट हैं यही हैं फाइनल, जो कि लॉन्च पैड से आगे जब पोस्ट की तरफ आतंकवादी आ जाते हैं और फाइनल इन्फिल्ट्रेशन होना होता है, तो उस टाइम यही पोस्ट सबसे ज़्यादा कार्रवाई करती हैं। तो हमारा मकसद होता है इनके बंकर्स के ऊपर फायरिंग करके उनको बर्बाद करना, ताकि वो जो पोस्ट हैं वो इनकी मदद ना कर पाएं इन्फिल्ट्रेशन के दौरान। जी, तो ये टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी तैयार हैं? क्योंकि पाकिस्तान डे 1 से यही कर रहा है, ऑन ग्राउंड तो वो यही करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मेरा विचार ये है कि पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर फायरिंग की है या सीज फायर का जो उल्लंघन किया है, उसका मेन मकसद है पैनिक। बिकॉज एज अ नेशन पाकिस्तान पैनिक हो चुका है, क्योंकि जितने भी स्टेप्स हमने लिए हैं शुरू से और 22 तारीख से और अभी तक सीसीएस की मीटिंग के बाद, चाहे वो हमने इंडस ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस किया हो, चाहे हमने उसके ऊपर कल या परसों जो हम लोगों ने व्यापार बंद किया है उसके साथ, या बाकी जितनी भी डिप्लोमेटिक रीच को इस्तेमाल करते हुए हमने पाकिस्तान की घेराबंदी की है, उससे पाकिस्तान पैनिक में है।
और जब दो नेशन एक दूसरे के लिए वॉर पे जाते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उस नेशंस की पॉपुलेशन उसके साथ हो, और ये शायद पहली बार होगा कि जब पाकिस्तान की पॉपुलेशन पाकिस्तान के साथ नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके जनरल्स ने ये लड़ाई उनके ऊपर थोप दी है। सैनिक भाग रहे हैं छोड़ कर, और वो फरमान जारी कर रहे हैं, आ जाओ वरना हश्र बुरा होगा। बिल्कुल, आप सोचिए आपने क्या सेना बनाई है। तो जब पाकिस्तान एज अ नेशन अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, तो जब नेशन पैनिक करता है तो उसी हड़बड़ाहट में शायद वो हमारे पर फायरिंग की कोशिश कर रहा है। सर एक मैप हम दिखा रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप प्लीज यहाँ मेरे साथ आए आप, और हमारे दर्शकों को समझाइए उस मैप के जरिए, क्योंकि ऐसे अनेकों सवाल हैं जो आप एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, और बहुत सरल भाषा में। ये एक मैप हमने दिखाया है पीओके का, और जिसमें ये वो इलाके हैं जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि सेंसिटिव जोन होते हैं सर। तो किस तरह से यहाँ से घुसपैठ हो सकती है ये आप बताइएगा। कभी भी कोई भी घुसपैठ होती है वो हमेशा कहाँ, ट्रेनिंग कैंप में जो आतंकवादी ट्रेनिंग हो रही होती है वहाँ से वो लॉन्च पैड्स पे लाए जाते हैं। जनरली लॉन्च पैड्स की दूरी डिपेंड करती है कि उनके इलाके में लॉन्च पैड ज़्यादातर उनकी पॉपुलेशन एरिया से होंगे, जिससे कि मर्ज हो सके वो अपने एरिया में भी। और धीरे धीरे जब वो एलओसी के नज़दीक आते हैं तो उसके बाद जो आगे वाली पोस्ट मैंने आपको पहले बताई थी, उनकी मदद से उनकी इन्फिल्ट्रेशन होती है। इस इन्फिल्ट्रेशन के दौरान वो चाहते हैं कि भारतीय जो पोस्ट हैं उनके सिर को नीचे रखा जाए या हमारी ऑब्जर्वेशन में दखल दी जाए, जिससे कि वो इन्फिल्ट्रेशन आसानी से हो सके उस फायरिंग के दरमियान। तो शायद इसीलिए जो आप पोस्ट टू पोस्ट फायरिंग देख रही हैं वो एक मकसद हो सकता है कि लॉन्च पैड से टेररिस्ट को अंदर डाला जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से ही नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए ही लड़ाई को आगे बढ़ाया। सर अगर जैसे ये जो हम आपको दिखा रहे थे, ये जो पूरा एरिया है, अगर मैं आपसे इससे ऐसे पूछूं कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, ये जो तीन संगठन हैं जो पाकिस्तान में पल रहे हैं, उनके लॉन्चिंग पैड को भी इस्तेमाल किया जा रहा है क्या इसी तरह से? लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान की आपने पॉलिसी देख ली है। लॉन्चिंग पैड जब भी पाकिस्तान में इस्तेमाल होगा वो पाकिस्तान की फौज ही इस्तेमाल करवाएगी। आप इस बात को मान के चलें। बिल्कुल। और किसी भी घुसपैठ के अंदर आप देखिएगा कि पाकिस्तान के फौजी भी उस दस्ते का हिस्सा हो सकते हैं। जैसा कि हमने कारगिल वॉर के दौरान देखा, या उसके बाद भी आपने जितने भी टेररिस्ट मारे हैं, कुछ ना कुछ उनका जो कनेक्शन है वो चाहे उनकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हो या पाकिस्तान के किसी फौजी दस्ते के साथ रहा है। तो मुझे कोई शक नहीं है कि जो भी आप ये लॉन्च पैड्स वगैरह दिखा रहे हैं, चाहे वो लीपा वैली हो या किसी भी वैली के अंदर हो, ये पाकिस्तान फौज की मदद के बिना ये इन्फिल्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। एक और जहन है मेरे सवाल, सॉरी एक और सवाल है मेरे जहन में, वो ये है कि मान लीजिए फर्ज कर लीजिए कि लीपा वैली का हम जिक्र कर रहे थे, या फिर मुजफ्फराबाद जो है जहां से लगातार अपडेट आ रही है, सर ये सेक्टर में कैसे बांटे गए होंगे? सेक्टर में बांटकर उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे सेक्टर बनाए गए हैं, जैसे कहीं पर 10 आतंकी, कहीं पर 12 आतंकी, तो वो कैसे पूरी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है? ऐसा होता है कि जब वो लोग भी अपनी स्टडी कर रहे हैं हमारी टेरेन के हिसाब से, उनको भी पता है हमारी पोस्ट कहाँ पे हैं, उनको भी पता है, और पुराने रूट्स भी उनको तय किए होते हैं जो उन्होंने पहले इस्तेमाल कर रखे हैं किसी भी इन्फिल्ट्रेशन के लिए। तो वो उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो कोशिश करते हैं कि वो ऐसा रूट अख्तियार करें जिससे इन्फिल्ट्रेशन सक्सेसफुल हो सके। और दूसरी तरफ उनको ध्यान रखना होता है कि हमारे पॉपुलेशन सेंटर्स किधर हैं, क्योंकि जो भी आतंकवादी आ रहा है वो अकेला जंगल में सर्वाइव नहीं कर सकता, थोड़े बहुत दिन कर सकता है, लेकिन फाइनली उसको कहाँ जाना है? पॉपुलेशन सेंटर्स में। तो हमारे पॉपुलेशन सेंटर कितना नज़दीक हैं एलओसी से, मान लीजिए वो किसी भी वैली के अंदर आता है और यहाँ पे मान लीजिए 5-10 किलोमीटर पे उसके पास कोई गांव है या कोई छोटा कस्बा है, तो उसके लिए भी आसान है उसमें मर्ज हो जाना। तो फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को बहुत मुश्किल होता है कि नॉर्मल पॉपुलेशन में उसको पहचान पाना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए ही वो किसी भी इन्फिल्ट्रेशन को अंजाम देगा, उसके हिसाब से ही आप वेरियस वैलीज का वो इस्तेमाल करता है। तो डिपेंड करता है कि वो पहली चीज़ तो इन्फिल्ट्रेशन कभी भी 10-12 इस नंबर से ज़्यादा कभी नहीं करने की कोशिश करेगा, अनलेस एंटिल उसका मकसद किसी और वजह से। थैंक यू सर, आप प्लीज हैव अ सीट। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है ना, यहाँ पर जब हम ये इन सारी बातों को देख रहे थे, हम जब इन सारी बातों को देखते हैं तो उसके बाद हम ये भी समझते हैं ना कि हम कितने तैयार हैं, क्योंकि ये तो पाकिस्तान की हिमाकत है, वो सिर्फ गीदड़ भपकियां दे रहा है, और उसकी गीदड़ भपकी इसलिए समझ में आती है कि चाहे इंटरनेशनल फोरम हो, वो कैसे अब अपने आप को बेचारा दिखाकर एक तरह से मदद की गुहार लगा रहा है। तो ये तो हमने ऑन ग्राउंड देख लिया किस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन घोष सर, हम जब ये सोचते हैं कि हम कैसे घेरेंगे उसको, हम जब वो एक्सरसाइज करते हैं, हम युद्ध अभ्यास करते हैं, तो हम फिर किस तरह से, हमने क्या तैयारी कर रखी है? आप हमारी तैयारियों के बारे में बताइए। देखिए, जहां तक हमारी तैयारियों की बात है, तो हम तो पाकिस्तान को एक तरह से घेर चुके ही हैं। खाली फौज ने ही नहीं, हर जगह से हम घेर चुके हैं। देखिए,
एक तरह मैं इंटरनेशनल रिलेशंस सर, क्योंकि अरब सागर में जो हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं उसमें अभी तक सर INS सूरत पहली बार शायद ऐसा हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ सर आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि उसकी तैनाती की गई है। ये देखिए मैं बताता हूँ, हमने अपने मिसाइल फायरिंग अरब सागर में किए और उनको बताया कि देखिए 1971 वॉर का फिर से वो हो सकता है, फिर हम कराची को जला सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और आज तक उनके लिए जो कराची बंदरगाह है उनके लिए बहुत महत्व रखता है। तो ऐसा है कि हमने उनको अपना जिसे कहते हैं फ्लेक्सिंग मसल्स वो किया है। हमने अपने जहाज युद्धपोत अलर्ट कर दिए हैं और उनको दिखाया कि देखिए हमारे पास ये मिसाइल्स हैं, ये हो सकता है। तो एक तरह से समुद्र की ओर से ऊपर हमारा आर्मी भी है, एयरफोर्स भी वो देख रहे हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस की ओर से देखिए अफगानिस्तान भी हमारे साथ है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। फिर हम मोदी जी अभी सऊदी अरेबिया से होकर आए हैं। पहले सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को बहुत सहायता करता था, अब मेरे ख्याल में वो शायद नहीं करेगा। ओमान, यमन, फिर ईरान कह रहा है, जो हर वक्त उसे सहायता करता था, कि ईरान कह रहा है कि देखिए हम आकर आपको मीडिएट करेंगे जी। हमने उनका वो नहीं लिया है, ये दूसरी बात है, लेकिन वो कह रहे हैं। इसके पीछे देखिए बलूचिस्तान, वहां पर उनके प्रॉब्लम्स हैं। तो जिस प्रकार से है पूरी घेर चुके हैं। भी आपको दिखाया कि कैसे वो सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। हमने आपको ये बताया कि वो ये कहता है कि हमने अपने बंदरगाह में आपके जहाजों को नो एंट्री दे दी है, लेकिन तो पहले इंडिया ने बैन कर दिया था, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। अब आप ये समझिए कि हवा में, अब आपको बताएंगे कि आसमान में कैसे चारों तरफ से घिरा हुआ है। देवनाथ सर, आपने तो MiG-23 उड़ाया है ना, तो अभी हमने वो टचडाउन देखा है, राफेल, जैगुआर, सुखोई, हम सब देख रहे हैं, नाइट टचडाउन हमने देखा है। सर कैसे हमने अपनी तैयारी कर रखी है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है जी। हमारी वायुसेना के जितने फाइटर विमान हैं, मिराज 2000 है, रफाल आए हुए हैं, जगुआर है, सुखोई 30 है, सब जो हैं युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं। फॉरवर्ड बेस बोलते हैं। आमतौर जैसे एयरफोर्स के यूनिट जो हैं, समझिए वो ग्वालियर में के आसपास मिराज 2000 है, इसी तरह से मध्य भारत में, दक्षिण भारत में एयरफोर्स की यूनिट्स हैं। तो हमने उन सबको डिप्लॉय करके फॉरवर्ड बेस में ले गए हैं। फॉरवर्ड बेस का मतलब है जो हमारे एयरफोर्स के बेस पाकिस्तान की सीमा के पास में हैं। दूसरी चीज एक और करते हैं एयरफोर्स में कि अब तक हमारे टारगेट फोल्डर बन जाते हैं। सर एक चीज बताइए, आपने तो कई ऐसे फाइटर जेट हैं जिन पर आपने उड़ान भरी है, आपने उड़ाए हैं। सुखोई 57 रूस देना चाह रहा है और F-35 अमेरिका देना चाहता है। आपको क्या लगता है? आप प्लीज आप बैठेंगे तो हम ये चर्चा कर पाएंगे। दोनों जहाजी बहुत शानदार विमान हैं। अच्छा, मुझे लगता है संजीव सर भी इस पर मुस्कुराए, वो भी कहना चाहते होंगे। आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए रूस भी चाह रहा है हम सपोर्ट कर लें, उसके रिश्ते भी पता है भारत से कैसे, अमेरिका के भी कैसे हैं, और पिछले युद्धों में पाकिस्तान को अमेरिका का साथ था, उसके बाद भी हमने उसको चने चबवा दिए, अब तो अमेरिका भी साथ नहीं है, तो अब कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हमारे जो पायलट्स हैं दुनिया में बेहतरीन है, हमारी ट्रेनिंग बहुत शानदार है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा मनोबल बहुत ऊंचा है। देश की सारी जनता हमारे साथ है। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर इस युद्ध करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे सुखोई 57 की, F-35 की, दोनों ही 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर विमान है। होता यह है कि जब आप दुश्मन के ऊपर हमला करने जाते हैं तो दुश्मन के जो रेडार होते हैं, सर्विलेंस रेडार, वो आपको भांप लेते हैं, ढूंढ लेते हैं हवा में, और फिर दुश्मन जमीन से हवा पे मार करने वाले मिसाइल से आपको शूट डाउन करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपका विमान सुखोई 57 जैसा है या F-35 जैसा है, तो दुश्मन का जो सर्विलेंस रेडार है वो आपको ढूंढ नहीं पाता, तो दुश्मन आपके ऊपर मिसाइल भी नहीं लॉन्च कर पाता। तो युद्ध क्षेत्र में बहुत बड़ा एडवांटेज का पॉइंट है। हम तो इंडियन एयरफोर्स में तैयार हैं, जो भी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर मिलेगा, बैठकर दुश्मन को नाको चने चबवा देंगे। 5th जनरेशन मीका के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? स्वदेशी होगा, आपको लगता है कि वो और भी कारगर होगा?
मेक इन इंडिया के तहत जो भी प्रोडक्ट इंडिया में बन रहे हैं बेहतरीन हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि हमने जो तेजस मार्क 1 बनाया है उसकी परफॉर्मेंस देखकर दुनिया के सारे देश हैरान हैं, चकित हैं। अब बहुत जल्दी ही तेजस मार्क 1A अभी अगले 1-2 महीने में आने वाला है। इसका बेहतरीन रेडार है, वेपन सिस्टम बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि उसमें एक शानदार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट लगाया गया है, जिसकी मदद से पायलट जो है वो दुश्मन के रेडार को, सर्विलेंस रेडार को और दुश्मन का जो मिसाइल गाइडेंस रेडार है उसको जैम कर देंगे। और उसी का फायदा हमें मिलेगा अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाती है जब हमें लगेगा कि हमें पूरी तरह से पाकिस्तान को ये बताना है कि भारत उसके साथ क्या कर सकता है। संजीव सर, आप तो सियाचिन में रहे हैं जी। आप, और वहां से पीओके की दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप बताइए ना कि जो स्ट्रेटेजिक हमारी जो इस वक्त मजबूती है वो कितनी है? ये फाइनल कमेंट मैं आपसे चाह रही हूं। जी ये सबसे पहले जब दो नेशन वॉर पे जाते हैं तो सारे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर को आपको देखना पड़ता है जी। अगर उसमें सारे एलिमेंट्स की आप एनालिसिस करेंगे, चाहे वो हमारी पॉपुलेशन हो, चाहे वो हमारी ज्योग्राफी हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो फाइनेंशियल पावर हो, किसी भी इंडेक्स में आप देख लीजिए, चाहे वो फॉरेक्स रिजर्व हो, किसी भी तरह के इंडेक्स में, चाहे वो टैंकों की संख्या हो, चाहे वो हवाई जहाज़ों की संख्या हो, चाहे वो नेवल एसेट्स की संख्या हो, किसी भी तरह से पाकिस्तान हमारे साथ कंपैरेबल भी नहीं है। पहली चीज़ तो ये आपको देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारी जो फौज है वो हमेशा ही, आपने देखा होगा, वो LOC के ऊपर हमेशा तैनात रहती है। बैटल प्रोसीजर और बैटल ड्रिल्स लगातार चलते हैं। मैं आपको दर्शकों के लिए आसानी से समझने के लिए मैं इतना बताना चाहता हूँ, सब लोग ये कह रहे हैं कि हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा, कब होगा। जी। जैसे उन्होंने 22 तारीख को अटैक किया तो वो उनकी चॉइस थी, उन्होंने 22 को अटैक किया। अब हमारी चॉइस है, हमारी चॉइस है। तो सबसे पहले आपको दो चीजें होती हैं, एक तो कैपेबिलिटी आपकी क्या है, दुश्मन की वल्नरेबिलिटी क्या है, मैं माफी चाहती हूँ, मेरे है। पास समय बहुत कम है, मैं छोटा छोटा कमेंट आपसे चाहती हूँ। घोष सर, आप जो बात सर ने कही उसी को आगे बढ़ाते हुए जब हम बात करते हैं ना अपनी नेवी की, तो हम वहां पे हमारी स्ट्रेटेजिकल स्ट्रेंथ क्या होगी? देखिए, हमारी नेवी और पाकिस्तान नेवी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमारा इंडियन ओशन में सबसे बड़ा नेवी है। अब मैं अमेरिका उसको नहीं काउंट कर रहा, लेकिन जो लिटोरल्स हैं उसमें सबसे बड़ा नेवी है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारा काम है कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर एक खौफ हमने बना रखा है, उन पर दबाव बना रखा है, वो बनाए रखे और पाकिस्तान को एक रियलाइजेशन हो कि देखिए आप ऐसे टेररिस्ट ये वो करके नहीं बच सकते, आपको इसका पेमेंट देना होगा, और यही मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है। सर लास्ट कमेंट, हालांकि सर आप तो परमाणु हथियार तकनीक के एक्सपर्ट भी रहे हैं, लेकिन बार बार पाकिस्तान सिर्फ यही धमकी देता है, सिर्फ यही धमकी। पाकिस्तान अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा बहुत बड़ी गलती करेगा। भारत के पास पाकिस्तान से ज़्यादा बड़े और ज़्यादा एक्यूरेट परमाणु वेपन सिस्टम्स है, जिनको हमको शिप से, सबमरीन से, हवाई जहाज से और ज़मीन से ज़मीन पर फायर करने वाली पृथ्वी, ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल से लॉन्च कर सकते हैं। पाकिस्तान को हम सेकेंड स्ट्राइक में खत्म कर देंगे। अगले दिन सुबह सिर्फ राख मिलेगी पाकिस्तान के अंदर। तभी वो किसी तरह का कोई और मूवमेंट नहीं करना चाहता। इंटरनेशनल बॉर्डर से अपने झंडे हटा लिए, फिर उसको लगा बेइज्जती हो रही है तो फिर से झंडे लगा दिए कुछ चौकियों पर, और अब तो सायरन लगा दिया युद्ध का। तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान और मदद की भीख मांग रहा है, जैसे आर्थिक भीख पाकिस्तान मांगता आया है, लेकिन कहीं का भारत उसे नहीं छोड़ेगा। इस पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।